नमस्कार दोस्तों। आज NCERT 11 क्लास का इंडियन पॉलिटी है। इसमें थोड़ी सी बारीकी से प्रश्नों को उठाया गया है। इसको हम लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी ये दो पार्ट होगा। पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का केंद्र होता है संसद। क्योंकि संसद में भारत के संपूर्ण क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ये जनता की समूहों की यह एक संस्था बन जाती है। उत्तर सी। विधायिका 2 नंबर है, विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति निर्धारित करती है। तो विधायिका जनप्रतिनिधि विधायिका से ही जुड़े हुए कुछ प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। तो जो सरकार होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। जबकि देखा जाए तो उसमें सभी नज़दीकी उत्तर बताया जाता है, लेकिन उत्तरदायित्व होती है, इस बात का ही प्रश्न का स्वरूप कर रहा है। इसलिए उत्तर ए। वो भी सरकार होती है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक उसे बहुमत है तब तक वो सरकार में है। उत्तर ए। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक है? ये तीसरा नंबर है, द्विसदनात्मक। भारत में सभी राज्यों में विधानसभा है, लेकिन भारत के 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक सदन है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये राज्य हैं जो 6 राज्य हैं द्विसदनात्मक सदन है। उत्तर सी। 4 नंबर है, द्विसदनात्मक सदन के रहने से लाभ क्या होता है? हालांकि एक बात यह भी समझ की बात होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन देशों में विकसित संविधान एक रूपरेखा की ओर बढ़ रही है, वहाँ द्विसदनात्मक सदन की स्थापना हो चुकी है। लेकिन जिस राज्य में एक सदनात्मक सदन होता है तो कोई भी विधेयक जल्दीबाजी से ही पास हो जाती है, तो जनता पर एक बोझा डालने के समान हो जाती है। द्विसदनात्मक सदन के रहने से लाभ क्या है? तो पहला ए को पढ़ा जाए कि समाज के सभी वर्ग और देश के सभी क्षेत्र का प्रतिनिधि होने से एक समान व्यवस्था के रूप में कानून स्थापित होता है। सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि जाते हैं तो स्वाभाविक है उस संसद के भीतर एक समान कानून बनेगी। ये पहला कथन ये सही है। दूसरा कहता है सदन पुनर्विचार करता है ताकि विधेयक पर 2 बार विचार होने से जल्दबाजी से निर्णय से रोका जा सकता है। एक बार सदन एक विचार किया, दूसरा सदन फिर दूसरी बार विचार करेगी, तो स्वाभाविक है उसके भीतर जो अशुद्धियाँ होती हैं, गलतियाँ रहती हैं, त्रुटियाँ रहती हैं, इस सभी को वो बाहर निकाल लेता है। सी कहता है कि दूसरा सदन पुनर्विचार करता है ताकि विधेयक पर 2 बार विचार होने से जल्दबाजी से निर्णय से रोका जा सके। ये भी बात उसी के समरूप में है। इसे ये भी बात है। कहता है लाभ क्या होता है? तो लाभ यही हो जाता है, ये सभी एक दूसरे के लाभ को जोड़ता है। यहाँ पर जल्दबाजी से निर्णय लेने से रोका जा सके, ये बात सही है। उत्तर आ जाता है डी। डी कर दो। 5 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री कब भाग ले सकता है? ये 5 नंबर के क्वेश्चन में गौर से समझिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में पहला तो एक इलेक्टोरल कॉलेज उसके सदस्य होते हैं, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। इसमें विधान परिषद को भाग लेने का अधिकार है ही नहीं। यदि विधानसभा का बहुमत दल का नेता नहीं रहते हैं, तो यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का बहुमत दल का नेता नहीं रहते हैं, ऑलरेडी वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यदि किसी राज्य में राष्ट्र शासन लागू होता, ऑलरेडी विधानसभा भंग है, तो वहाँ पर कोई उस राज्य विधानसभा से रिप्रेजेंट नहीं होगा, उसे संसद से रिप्रेजेंट मान लिया जाएगा। विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करने पर विधान परिषद को उसमें भाग लेने का अधिकार है ही नहीं, तो सी उत्तर भी नहीं होगा।
विधानसभा की सदस्यता यदि कोई ग्रहण कर लेता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें वो भाग ले सकता है। इसलिए उत्तर आता है डी, और यहाँ पर उत्तर डी सही है। 6 नंबर, किस राज्य की उच्च सदन में सभी राज्य से बराबर सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं? यानी कौन सा ऐसा देश है जिस देश से उच्च सदन में सभी राज्य की बराबर सदस्य जाते हैं? वह देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। 50 राज्य है, प्रत्येक राज्य बड़ा है या छोटा उससे बहस नहीं है, सभी राज्य से 2-2 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। जबकि भारत में आबादी के आधार पर चुन करके जाते हैं। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर डी उत्तर आएगा। 7 नंबर, यदि भारत में लोकसभा भंग रहती है तो उच्च सदन की बैठक बुलाई जा सकती है। यदि भारत में लोकसभा भंग रहेगी उच्च सदन कब बुलाई जाएगी? नहीं बुलाई जा सकते, लेकिन नहीं बुलाई जाएगी, ये उत्तर ए नहीं होगा। बी, गंभीर मामले का निपटारा कर रहे हैं तो बुलाया जा सकता है, ये बुलाया जा सकता है। लोकसभा के सत्र में रहने पर राज्यसभा जीवंत रहती है, लोकसभा के सत्र रहने पर ही राज्यसभा जीवंत रहती है। लेकिन गंभीर मामले बुलाना या ना बुलाना, इससे जुड़ा प्रश्न का विकल्प है, यहाँ पर उत्तर आता है बी। इसलिए 7 का प्रश्न का उत्तर बी। 8 नंबर है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं, यह किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो मनोनीत सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं। यहाँ पर उत्तर आता है बी। 9 नंबर है, लोकसभा में 543 सदस्य है, यह 1971 की जनगणना पर आधारित है, उत्तर है सी। भारत में नवीन परिसीमन का गठन निर्धारित करने की घोषणा हुई है कि वो 2026 में नया परिसीमन आएगा, क्योंकि भारत में जो पहला परिसीमन 1952, उसके बाद 62, 72, 2002, अब 2026 में होगी, तो 2026 यहाँ उत्तर ए। 11, निम्नलिखित में से राज्यसभा का अधिकार नहीं है। राज्यसभा का अधिकार क्या नहीं है? समान विधेयक पर विचार करके पारित करना, धन विधेयक में संशोधन प्रस्ताव रखना, संविधान संशोधन का पारित करना, ये ठीक है। प्रश्न पूछकर संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, यह भी सही है। ए बी सी सही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं ला सकता, लेकिन नहीं, वो राज्यसभा से भी प्रस्ताव चल सकती है। इसीलिए यहाँ पर राज्यसभा का अधिकार के दायरे में ये जो उत्तर है ये गलत दिख रही है, इसीलिए कहता है कि नहीं ला सकता, कि लाया जा सकता है, सर यहाँ पर डी। 12 नंबर है, लोकसभा का अधिकतम कार्य अधिकार कार्य नहीं होती है, इसको सुधार लीजिएगा, लोकसभा का अधिकार कार्य नहीं होती है। ये कहता है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने के साथ साथ धन विधेयक और समान विधेयक को प्रस्तुत और पारित दोनों कार्य कर सकती है, सही है। कर प्रस्ताव, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण की स्वीकृति देती है, ये भी सही है। निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, कामरोको प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ये भी बात सही है। संविधान संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दे सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार होता है, इसीलिए संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सेशन बुलाया भी नहीं जा सकता दोनों सदन का, चूँकि समान अधिकार है। यहाँ उत्तर कहता है कि लोकसभा के अधिकार नहीं है, तो उत्तर ये डी, ये अधिकार है, जबकि है संशोधन प्रस्ताव ला सकते, तो यहाँ डी। लोकसभा का अधिकार नहीं होता है संविधान में संशोधन करना, आपातकाल की स्वीकृति देना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद मुक्त करना, ये सभी है। जबकि समिति और आयोग के प्रतिनिधि विचार न कर, जबकि समिति और आयोग के प्रतिनिधि पर विचार करती है लोकसभा, उत्तर यहाँ भी डी। 14, जिन राज्यों में विधानसभा कानून बनाती है, यदि उसी विषयों को संघीय सूची या समवर्ती सूची में राष्ट्रहित से संदर्भित हस्तांतरित करना अनिवार्य हो, तो किस सदन की स्वीकृति होना अनिवार्य है? यदि इस प्रकार से राष्ट्र सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया जाएगा, तो राज्यसभा की स्वीकृति होना यहाँ जरूरी है, उत्तर आता है बी। 15 नंबर आता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? लोकसभा को धन विधेयक पर पूर्ण अधिकार है, सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, ये भी सही है। सी, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, क्योंकि
राज्यसभा सरकार की आलोचना कर सकती है, कि सरकार की आलोचना तो कर सकती है, लेकिन मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार होना ये दूर दूर तक ऐसा होता नहीं है। ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। इसलिए उत्तर सी इसका आएगा। ये गलत है, तो सी उत्तर गलत है, जबकि डी सही है। धन विधेयक पर राज्यसभा अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है। यहाँ पर उत्तर सी। 16 नंबर, राज्यसभा से अधिक अधिकार लोकसभा के पास होती है, इसका मूल कारण क्या होता है? लोकसभा द्वारा जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। सरकार को हटाने और भेद पर नियंत्रण रखने की शक्ति होती है। सही है। भारत का संविधान भारत के लोग से आरंभ होता है, इसलिए अधिकार जनता के साथ जनप्रतिनिधि सदन के पास अधिकार होना चाहिए। सही है। सी कहता है कि लोकसभा की बहुमत दल का नेता ही सरकार का निर्धारण करती है। ये बात भी सही है। उत्तर डी। 16 का उत्तर डी। 17, सदन के समिति के संदर्भ में विचार करें। सदन के भीतर समिति होती है, तो समिति के बारे में विचार करना है। समिति लघु संसद की भूमिका में कार्य करती है। सही है। जनता की इच्छा को ध्यान में रखकर रिपोर्ट देती है। सही है। समिति के रिपोर्ट को सदन स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। हाँ, दोनों हो सकता है, इसलिए डी उत्तर उपयुक्त सभी। 18 नंबर, जब एक सदस्य को ही एक सदन विधेयक पारित कर देता है और दूसरा सदन नहीं कर सकती है, तो क्या हो सकता है? सदन विधायक की मंजूरी देती है, सदन विधेयक पर सुझाव देती है, दूसरी सदन विधेयक पारित करना ही पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, क्या नहीं कर सकती है, तो सी नहीं कर सकती है और सब सही है। 19, संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में विचार करें जो उपयुक्त नहीं है। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जो कि एकमात्र विकल्प है। संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है कि जब दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो इस गतिरोध को दूर करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति को यहाँ एक विकल्प होता है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। सही है। बी कहता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। सही है। सी कहता है संयुक्त अधिवेशन का जो तिथि निर्धारित की जाती है उससे पहले यदि लोकसभा भंग हो जाए, यानी राष्ट्रपति तिथि निर्धारित कर दिया कि अमुक डेट को ज्वाइंट सेशन होगी, लेकिन उससे यदि पहले लोकसभा भंग हो जाए किसी कारणवश, तो संयुक्त अधिवेशन स्थगित हो जाएगी। नहीं, संयुक्त अधिवेशन स्थगित नहीं होगी। एकमात्र स्थितियाँ ऐसी बनती है कि लोकसभा यदि भंग हो जाए तो ऐसे भंग लोकसभा से भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर कहता है गलत है, उपयुक्त नहीं है, तो सी उपयुक्त नहीं है। ए भी उपयुक्त है और डी कहता है इस अधिवेशन में प्रायः लोकसभा की विचार होती है। सही बात है। लोकसभा चूँकि सदस्य संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए राज्यसभा से दूनिक सदस्य होने के कारण लोकसभा की बात की प्रधानता मिल ही जाती है। उत्तर यहाँ पर गलत छांटना है, उत्तर सी। 20 नंबर, यदि विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जाए, यह किस मंत्रालय की भागीदारी होगी? तो विधि मंत्रालय और बाल कल्याण मंत्रालय का यह भागीदारी हो सकती है। इसलिए 20 का उत्तर आता है डी, ए और बी दोनों। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लघु विधायिका भी कही जाती है? संसद की समितियां को लघु विधायिका कही जाती है, जबकि लोकसभा राज्यसभा तो संसद के अंग हैं। लघु विधायिका, छोटी विधायिका संसद की समितियां होती है। उत्तर सी। धन विधेयक पर राज्यसभा क्या नहीं कर सकती है? संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। धन विधेयक को अस्वीकार वो नहीं कर सकती है, नहीं करेगी तो धन विधेयक को अस्वीकार नहीं करेगी। संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, 14 दिनों के भीतर यदि स्वीकार निर्णय देती है तो लोकसभा धन विधेयक को पारित मान भी लेती है, नहीं भी मानती है। तो उत्तर यहाँ बी आएगा। 23, किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 109 के तहत यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं होती है। जबकि अनुच्छेद 110 के तहत यह लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार बनता है कि धन विधेयक को परिभाषित करते हैं और उस सर्वप्रथम हस्ताक्षर करके ये प्रमाणित करते हैं कि यह धन विधेयक है। उसके बाद सुझाव स्वरूप राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद अनुच्छेद 109 के तहत लोकसभा में लाया जाता है।
जब लोकसभा राज्यसभा से विधेयक गुजर जाए तब अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास जाता है, जहां राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह विधेयक पारित माना जाता है। अनुच्छेद 112 का जहाँ तक सवाल है, उसमें आय व्यय का विवरण के रूप में सदन के पटल पर प्रस्ताव रखा जाता है, जिसको आम भाषा में बताएं कि वो बजट होता है। ये प्रस्तुत राज्यसभा में नहीं होती। यहाँ पर उत्तर आ गया ए। 24 नंबर, संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? जो उस सदन के अध्यक्ष होंगे, उस सदन के अध्यक्ष का होगा। उस दिन वो सदन के अध्यक्ष को अधिकार है कि अर्ध न्यायिक व्यवस्था के रूप में विधायिका का कार्य संचालन कर सकते हैं, और जो निर्णय देंगे वह निर्णय शिरोधार्य होगा। उत्तर यहाँ बी। निम्नलिखित में से कौन संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है? संसद का नियंत्रण किससे नहीं किया जा सकता है? बहस पर चर्चा कर सकते हैं, वित्तीय नियंत्रण कर सकते हैं, कानून की स्वीकृति या अस्वीकृत विशेष सरोकार न रखना, ये काम नहीं हुआ। अविश्वास प्रस्ताव ये कर सकते हैं। उत्तर यहाँ सी आता है। 26, कार्यपालिका और सरकार की एजेंसियों पर निगरानी रखने का प्रभावी तरीका कौन होता है? प्रश्नकाल, विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव। कार्यपालिका और प्रशासनिक एजेंसियों पर प्रश्नकाल से हम पहले पूछ सकते हैं कि सरकार इस दिशा में क्या कर रही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। उत्तर ए। जबकि सरकार की संपूर्ण एजेंसी पर सरकार को घेरने के लिए ये तमाम प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन विश्वास मत राष्ट्रपति के अधीन आता है। तो प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव। लेकिन यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक वाला विकल्प नहीं है, इसलिए यहाँ प्रश्नकाल उत्तर ए आएगा। प्रत्येक दिन के सत्र में निश्चित रूप से प्रत्येक दिन क्या होता है, तो वो प्रश्नकाल होता है। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि चूँकि निंदा प्रस्ताव हमेशा नहीं ला जा सकते हैं, राष्ट्रपति से मुद्दा हमेशा नहीं होता है, कार्यस्थगन प्रस्ताव हमेशा नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक सत्र में पहला घंटा जो कार्यकाल होता है 11 से 12 तो प्रश्नकाल होता है। इसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। 27 का ए। 28, संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सशक्त हथियार कौन प्रस्ताव होता है? 28 का बी, अविश्वास प्रस्ताव। सरकार पर विश्वास प्रस्ताव ले सकती है। अविश्वास प्रस्ताव अभी तक के भारत के प्रायः प्रधानमंत्री पर आया है। सब सदी इंदिरा गांधी पर आया था, पहली बार पंडित नेहरू पर लाया गया था। तब विश्वास प्रस्ताव है। उत्तर बी। 29 नंबर, विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? 29 का ए, सदन का अध्यक्ष होता है। कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी सदन का अध्यक्ष होता है। उसको पूरे अनुशासन से संदर्भित कानून संसदीय नियमावली के तहत प्राप्त भी है। 30 नंबर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य क्या है, आधार क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल आशय क्या है? मूल आशय 30 नंबर है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसकी लिबर्टी रहे जुडिशरी की। तो विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहिए। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के मान बाधक नहीं होना चाहिए। सरकार का कोई भी अन्य न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप न करे। सही। न्यायपालिका भाईचारा का भेदभाव से अपना कार्य न करे। सही है। उपयुक्त डी, ये सभी आ जाएगा। न्यायपालिका तभी लिबर्टी रख सकता है कि सरकार के दोनों अंग जो है, कार्यपालिका जो है वो हस्तक्षेप ना करे। सरकार का कोई भी अंग न्यायपालिका कार्य में हस्तक्षेप न करे। न्यायाधीश यदि भाईचारा से जजमेंट लेगा तो फिर वो न्याय प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, इसलिए उत्तर आता है यहाँ पर डी। 31, न्यायाधीश को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? एक निश्चित कार्यकाल है, महावी प्रक्रिया जटिल है, न्यायाधीशों की सही है, न्यायाधीशों की कार्य व्यक्तिगत आलोचना नहीं कह सकता है। सही। उपयुक्त सभी, उत्तर डी, सभी आ जाए। 32 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है। किसी अदालत में चल रहे मुकदमा को अपने पास मंगवा सकता है, चल सकता है। किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत की जाती है, इसलिए सभी काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, इसलिए उत्तर आता है डी, उपयुक्त सभी। 33, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे में क्या आता है?
निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय पर अपील अधिकार रखती है, सही है। मौलिक अधिकार की बहाल करने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करती है, सही है। अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण स्थापित यह भी काम कर सकता है, उपयुक्त सभी। उत्तर डी। 34 जिला अदालत के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है। निचली अदालत के फैसले पर अपील की सुनवाई करना, सही है। जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करती है तथा आपराधिक मामले पर निर्णय देती है, सही। जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श पर किए जाते हैं। फांसी की सजा यदि किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो निश्चित समयावधि के भीतर अभियुक्त को फांसी दिया जाता है, नहीं। फांसी की अंतिम सजा सुनाने का अधिकार वो अपीली अधिकार के तहत जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं। यदि राष्ट्रपति चाहें तो क्षमादान करें आर्टिकल 72 के तहत, यदि वो क्षमादान नहीं करेंगे तब उससे निश्चित तिथि के बाद फांसी दिया जाता है, लेकिन निम्न अदालत के कहने पर फांसी नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर उत्तर आता है डी। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के दायरे में नहीं आता है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के दायरे में क्या नहीं आता है? केंद्र राज्य संबंध संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय दे सकता है, ये नहीं दे सकता। संघ राज्य के बीच में जब विवाद पैदा होगा तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ये प्रारंभिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार में जाता है। एक तरफ राज्य सरकार, दूसरा तरफ केंद्र सरकार यदि किसी विवादित मुद्दे को लेकर खड़े रहें तो विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर ए। जबकि विवादों का निपटारा कर सकते हैं, बी सही है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सी अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे किसी दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक पक्ष जुड़े होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है डायरेक्ट। जनहित के मामले में कानून के मसले पर सलाहकार भूमिका में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करती, बात सब कुछ सही है, उत्तर आ जाता है 35 का ए। 36 संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों पर निर्णय देने का अधिकार किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? वो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, उत्तर ए। 37 कहता है अपील का श्रेष्ठ न्यायालय भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा होता है? अपील का श्रेष्ठ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होती है कि निम्न न्यायालय से मामला जिला न्यायालय, जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से अपील करके आप सुप्रीम कोर्ट में मामले को दर्ज कर सकते हैं। विश्व में सबसे बड़ा अपीली अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, जबकि विश्व में सबसे शक्तिशाली न्यायालय अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन यहाँ पर अपीली अधिकार में विश्व में सबसे श्रेष्ठ अधिकार रखने वाला भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर उत्तर बी। 38 नंबर कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? वह किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार को 137 के तहत दिए गए मामला को फिर से वो व्याख्या करके जजमेंट दे सकता है, आर्टिकल 137 अर्थात सी। 39 संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करते हैं? वह 39 यहाँ उत्तर बी 144 सलाहकारी संस्था की भूमिका में 143 में आते हैं। विवाद केंद्र राज्य के बीच के विवाद का मुद्दा जो आरंभिक अधिकार 131 के तहत निर्धारित होता है, और न्यायिक पुनरावलोकन 137 में जो पहले भी चर्चा हुई ए। तो यहाँ पर उत्तर आता है बी 144 में। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा अधिकार सही नहीं है? 40 का सर्वोच्च न्यायालय का सभी निर्णय भारतीय विभाग के सभी न्यायालय पर अधिकारी पर लागू नहीं होता। कहता है कि नहीं है, ये सभी पर लागू होगा। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निर्णय को डिक्री को सभी व्यक्ति या संस्था को मानना होता है। इसीलिए कहता है कि नहीं लागू होता है, कि लागू होता है। इसे गलत कौन है? यही गलत है, लेकिन बी सी पढ़ लिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय के दायरे में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जो जजमेंट देता है वो जजमेंट उस पर लागू नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। उच्च न्यायालय अवमानना के मामले में स्वयं निर्णय लेता है, सही बात है, अवमानना निर्णय लेगा। उत्तर यहाँ पर ए आता है। 41 नंबर यदि बिहार सरकार भारत सरकार के बीच किसी भी विषय पर विवाद उत्पन्न होता है, इसकी सुनवाई कहाँ किया जा सकता है? यदि विवाद होता है तो यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय में होगा, उत्तर सी। 42 न्यायिक सक्रियता का साधन होता है। न्यायिक सक्रियता का जनहित याचिका, सामाजिक व्यवहार याचिका,
यहाँ पर ए और बी दोनों आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। उत्तर सी, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब से 1979 में किया गया था? जो पी एन भगवती ने इसको आरंभ किया, एम एन वेंकटचलैया, दीपक कुमार ने इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। यहाँ पर 1979 उत्तर डी। जनहित याचिका के संदर्भ में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी मामले उपस्थित किया गया? 44 नंबर, ये मामला था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार का मामला था। ये उत्तर ए ही उत्तर सही होगा। जबकि परमानंद बनाम बिहार सरकार में था, यदि कोई व्यक्ति पुलिस की गोली से जख्मी हो जाए, उसकी रुधिर आधानी की आवश्यकता पड़े तो उसकी पहले चिकित्सीय व्यवस्था होनी चाहिए। लखनलाल बनाम उड़ीसा राज्य सरकार में कहा था, और जीविकोपार्जन के बारे में कहा गया था कि मादक पदार्थ तस्करी ये सब जीविकोपार्जन के दायरे में नहीं आता है। जबकि तिहाड़ जेल के कैदी दोबारा भेजे गए न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर को पत्र लिखा था कि वहाँ की वस्तुस्थिति से उनको रूबरू कराया गया था, तो जनहित याचिका के संदर्भ में ये बात थी। इसलिए यहाँ पर हुसैन आरा के बारे में ये पहला मामला था। उसके बाद तिहाड़ जेल के कैदी ने भी न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर को पत्र लिखा था। यहाँ उत्तर ए। अनुच्छेद 45 क्वेश्चन 45, अनुच्छेद 32 से वर्णित 5 रीट उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत जारी करने का अधिकार रखता है? ये 226 के तहत जारी करने का अधिकार होता है। उत्तर आता है सी। 46 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है? वह अनुच्छेद 13 है, जिस 13 के भीतर में कहा गया कि रूढ़ि, अंधविश्वास, परंपरा से अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। इसलिए उत्तर न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आ जाता है। उत्तर ए, अनुच्छेद 13। 47, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में विचार करने की कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार का संरक्षक है, सही है। संविधान का व्याख्याता, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही। उपयुक्त सभी। उत्तर आता है डी। 48, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, इस अधिकार के तहत कार्य किया जाता है, तो कौन सा कथन गलत है? 48 का, किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करना कर सकते हैं। यदि किसी कानून के संविधान के विपरीत है तो उसे गैर संवैधानिक घोषित करना, यह भी कर सकता है। मूल अधिकार के विपरीत कानून होने पर उसे कानून को निरस्त कर सकता है, बिल्कुल सही। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं की गई, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट दरअसल ABC तो सब सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अब डी के मामला में व्याख्या करिए कि डी कहता है कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग भारत में सुप्रीम कोर्ट जो लाया गया है वो अमेरिका से लाया गया। अमेरिका के न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, और इस पुनरावलोकन का अधिकार स्वयं भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है गोलकनाथ के मामला में कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, और दिए गए मामला को हम उसको व्याख्या करने का अधिकार रखते हैं। कहता है कि प्रयोग नहीं कर सकता है, कि प्रयोग कर सकता है। इसलिए यहाँ पर उत्तर डी। उनचास नंबर, किस देश में जनहित याचिका को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया है? जनहित याचिका को मौलिक अधिकार की सूची में दक्षिण अफ्रीका में शामिल किया गया है। उत्तर डी। न्यायिक 50 नंबर, न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में किसे शामिल किया गया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा दिए गए जो निर्णय होगी या क्षमादान के संदर्भ में जो निर्णय होगा, हम उसका भी व्याख्या कर सकते हैं। ये सभी काम कर सकता है। उत्तर डी। 51 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कौन बदलने का अधिकार रखता है? सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है उसे बदलने का संसद कर सकता है, और संसद कितने बार ऐसा कार्य किया भी है, इसलिए 51 का सी। 52, संविधान की मूलभूत ढांचा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय में कहा गया है कि कौन सा कथन इसके दायरे में नहीं आता? मूलभूत ढांचा की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय स्वयं करेगी, कहा है। संविधान स्वयं एक मूलभूत ढांचा है, सही है। संविधान को संविधान संशोधन द्वारा नहीं बदला जा सकता, इसे नहीं बदला जा सकता है। संपत्ति का अधिकार, ये ऊपर ABC तीनों सही है। अब डी कहता है कि संपत्ति का अधिकार मूलभूत ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए संपत्ति का अधिकार को मोरारजी देसाई की सरकार ने 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार के रूप में बदला और अनुच्छेद 300A में रखा। यहाँ उत्तर डी। 53, विधिक सेवा प्राधिकरण का मूल उद्देश्य क्या है?
53 का निःशुल्क सहायता, कानूनी साक्षरता फैलाना, सही है। लोक अदालत का आयोजन, विवाद निपटारा करना, वैकल्पिक समाधान का प्रोत्साहन करना, यह भी अधिकार है। अपराध पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देना, ये भी मुआवजा देने का भी काम करता है, इसीलिए इस विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया भी गया, उपयुक्त सभी। 54 नंबर कहता है कि विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति कौन है, उसके लिए पात्रता तय किया गया है। पात्रता के भीतर में कहा गया है कि महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हों, कामगार, विकलांग, हिरासत में लिए गए व्यक्ति हों, मानव तस्करी से बेगार से पीड़ित व्यक्ति हों, प्राकृतिक या औद्योगिक आपदा से, यानी विशेष जैसे लगता है कि एक असहाय समाज का प्राणी है, ऐसे व्यक्ति पात्रता के दायरे में आएंगे, इसलिए ई उपयुक्त सभी। 55 विधिक सेवा प्राधिकरण में निःशुल्क कानूनी सेवा, दीवानी, फौजदारी, राजस्व, प्रशासनिक मुकदमे के लिए ये संस्थाएं अधिकृत है। यह संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है और उपमंडल तालुका स्तर पर भी है। ये सभी उत्तर इसका सही होगा, इसलिए दिए गए उत्तर में ई आएगा। 56 किस न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा समिति की गठन की गई है? यह उच्च न्यायालय स्तर पर। किस न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा समिति की गठन की गई है? उच्च न्यायालय स्तर पर, उच्चतम न्यायालय स्तर पर, ए और बी दोनों। 57 संघीय राज की विश्व के किस देश से आरंभ है, या किस देश में आरंभ हुई थी संघीय राज? यह सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से आरंभ हुआ। 58 भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का महत्व सिद्धांत क्या है? का बी केंद्र राज्य संबंध। 59 भारतीय संविधान में संघवाद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। 59 में जी है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सम्मेलन है, जो इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है। प्रथम अनुसूची में वर्णित सिद्धांत, राज्य, ये सभी है। इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा, ए प्रथम अनुसूचित वर्णित सिद्धांत, बी सी केंद्र शासित प्रदेश का सम्मेलन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सम्मेलन है, यूनियन है और इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है। उत्तर डी 59 का डी। 60 नंबर केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन का मुख्य पहलू है। संविधान में आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ केंद्र के अधीन रखा गया और इसी कारण से केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है और अंतिम शक्ति केंद्र के अधीन होता है। केंद्रीय कार्यपालिका के निर्देश पर ही सारी कार्य का संपादन होता है और संपूर्ण भारत में व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार भी रखा गया है। यहाँ उत्तर ई ही सही होगा, ए 60 ए। फिर अब क्वेश्चन बच जाता है, 50-52 क्वेश्चन होगा, वो दूसरा सेट में दे देंगे क्योंकि ताकि ये सेट लंबा नहीं हो। धन्यवाद। फिर दूसरी सेट में मुलाकात होती है, इसे पढ़ते रहें।